Hello and welcome to the another episode of its Real Talk podcast for you. आज के एपिसोड में हम बात करेंगे एक ऐसी चीज़ की जो आज के समाज में गायब होती जा रही है. इन शॉर्ट हम बात करेंगे इंसानियत की, ह्यूमैनिटी की. लेट्स वेलकम आवर टुडेज गेस्ट, पद्मश्री अवॉर्डी. He is a 106 time blood donor and corona warrior. Sir, a very warm welcome to you. Let's welcome Padam Shri Dr. J.S. Shanti. धन्यवाद. जय हिंद. जय हिंद सर. और बहुत खुशी हो रही है, बहुत ब्लेस्ड फील कर रही हूँ कि मैं एक इतनी अमेजिंग पर्सनालिटी के साथ बैठी हूँ और ये इंटरव्यू ले रही हूँ. सर लेट्स बिगिन. और हम जानना चाहेंगे कि सबसे पहले सर मैं थोड़ा सा, क्योंकि हमेशा हमने आपको थोड़ा सीरियस, और क्योंकि आप इतना अच्छा काम करते हैं तो वो थोड़ा है तो सीरियस वर्क, लेकिन मैं एक थोड़ा सा कैजुअल क्वेश्चन पूछना चाहती हूँ सर. जो आपका नाम है शंटी, थोड़ा सा कॉमन नेम है, बड़ा क्यूट सा नाम है, तो ये शंटी नाम क्यों है? और अगर डिस्क्राइब करेंगे कि हु इज शंटी जी तो कैसे करेंगे? एज अ पर्सन, एज सोशल एक्टिविस्ट तो हम आपको जानते हैं, पर शंटी जी एज अ पर्सन क्या है, कैसे हैं? एक्चुअली हम लोगों में निक नेम बड़े रखे जाते हैं जी. पिंकी, शंटी. और शंटी तो हमारे यहाँ जो ज्यादा शैतान है उसको शंटी कहते हैं. अच्छा. हाँ, बचपन में मैं बड़ा नोटी था. मुझे लगता है शायद इसीलिए रख दिया होगा नाम उन्होंने शंटी. मुझे ओके. पता नहीं था कि बड़े होके वो शंटी का नाम बच्चे बच्चे को लेना पड़ेगा. तो सर ये जो आपको कहा जाता है एम्बुलेंस मैन, वी ऑल नो आपकी जर्नी, हमें पता है कितना अच्छा आपने काम किया है, बट सोशल वर्क में बहुत चीज़ें हो सकती हैं सर. तो आपने इतना टफ चीज़ एक एम्बुलेंस मैन बनने का ही क्यों सोचा? कहाँ से ये चीज़ स्टार्ट हुई है सर? जिस चीज से दिल को सुकून मिले वही काम करना चाहिए. और मैं अक्सर कहता हूँ कि अपने लिए तो पंछी और पशु भी करते हैं, अपने बच्चों को भी पालते हैं, लेकिन कितनी जून के बाद इंसान बने हम. और अगर वैसे ही चले गए, आए और मर गए, तो हमारे में और पंछियों जानवर में क्या फर्क है? इसलिए मेरा दिल कहता है कि इतने काम करो, इतने काम करो कि जब कोई काम देखे तो हमारा नाम याद आ जाए उसको. मेरी सोच ये कहती है. शायद इसलिए मैं काम करता हूँ, इसलिए मुझे एम्बुलेंस मैन कहते हैं, क्योंकि मैं 30 साल से किसी प्राइवेट कार में या लग्जरी कार में नहीं चलता, एम्बुलेंस भी चलता हूँ. उसका एक कारण है. रास्ते चलते भी मुझे कुछ पेशेंट या डेड बॉडी मिल जाती हैं. ओके. तो मैं उनको वहाँ उठाता हूँ, लेके जाता हूँ हॉस्पिटल. और कम से कम 25 बार ऐसा हुआ है इस मेरे 30 साल के सफर में कि जिसको लोगों ने मृत घोषित कर दिया, मैं उनको उठा के ले गया और वो जिंदा हो गए. क्योंकि हमारे दुनिया में एक लोगों में आदत है कि कोई सड़क पर गिरा पड़ा है, बिल्कुल जेन्युइन तरीके से उसे अटैक हुआ है या कुछ, लोग कहेंगे शराब पी के लेटा हुआ है. देखते नहीं है उसको. हाँ. हाथ भी नहीं लगाते हैं. उल्टा कोई एक्सीडेंट हो जाए तो लोग बजाय मदद करने के मोबाइल से वीडियो बनाने लग जाएंगे. बस इतना काम करते हैं. राइट. तो मैं अपनी एम्बुलेंस इसलिए साथ रखता हूँ कि जहाँ मैंने देखा कि कोई व्यक्ति गिरा हुआ है तो मैं उठा के ले जाता हूँ. तो सर आप नॉर्मल आना जाना एम्बुलेंस से ही करते हैं? एम्बुलेंस में करता हूँ. ओके, नाइस. सर हमने इस एपिसोड की स्टार्ट करी इंसानियत से, और आज का हम जानते कलयुग चल रहा है, इंसानियत तो बिल्कुल ख़त्म हो गया, बट आप जिस फील्ड में और जिस तरीके का काम कर रहे हो, अगर हम इस चीज़ की बात करें कि आपको क्या लगता है कितनी इंसानियत बची है, और जो बची है उसको और अच्छा बनाने के लिए हमारे यूथ को क्या करना चाहिए सर? देखिए, इंसानियत कभी मर नहीं सकती. बट सर लोग बहुत एकदम कहते हैं ना हार्टलेस हैं आज के टाइम पे. तो ऐसा सुनता था, लेकिन मैंने कोविड में देखा है जी कि अपने पिता की लाश को हाथ लगाने से मना कर दिया, माँ की लाश को हाथ लगाने से मना कर दिया लोगों ने, डर के मारे. अरे कितना क्या हो जाता अगर पिता मर रहा है और तुमने हाथ लगा दिया तो तुम्हें बीमारी होगी. तुम मर भी गए तो क्या हुआ? पिता तो पिता ही है, माँ तो माँ ही है जिसने अपनी कोख में रखा है. लेकिन उस समय मुझे लगता था कि शायद सब रिश्ते खत्म हो गए हैं. जो गुरबानी में लिखा था, जगत में झूठी देखी प्रीत, अपने सुख से ही सब लागे, क्या दारा क्या मीत, ये दिख रहा था. और मैंने एक दो चैनल में बोला भी, ये इंसान नहीं मर रहे दिल्ली में, इंसानियत मर गई है. क्योंकि जहाँ
कुछ अच्छे लोग सेवा कर रहे थे, वहाँ बुरा तबका भी खड़ा हो गया था। दिल्ली में किस प्रकार हॉस्पिटल्स ने एक तरीके से तांडव किया। एम्बुलेंस वालों ने फ़ायदा उठाया, ऑक्सीजन वालों ने फ़ायदा उठाया, एक वो वैक्सीन आई, क्या बोलते हैं, इंजेक्शन आया, उसका फ़ायदा उठाया लोगों ने 2-2 लाख रुपए का। तो उस समय मुझे लगा कि लोग हैवानियत पे आ गए थे, अपनी मौत भूल गए थे, उनको पैसा पैसा पैसा। बट सर ऐसा क्या कभी ऐसी सिचुएशन हुई कि आपकी फैमिली को मतलब कभी कोविड हुआ या आपको कोविड जैसे आपकी भी तबीयत खराब हुई 3 बार हुआ। तो आपको कभी ऐसा नहीं लगा कि मैं पहले अपना परिवार और पहले मैं खुद को देखूं क्योंकि मैं ठीक रहूंगा तो ही तो मैं किसी को ठीक कर पाऊंगा? नहीं, पहले कोविड में हम सबको हो गया, हम्म। ड्राइवरों को भी हो गया, और मेरा एक ड्राइवर शहीद भी हो गया उसमें, ओके। जो मेरे पास 26-27 साल से था। बहुत लोगों ने मुझे फ़ोन किए, शिंटी जी आप मौत से खेल रहे हैं। तो मैंने एक ही बात कही, मैंने कहा यार हम देखो फौजी की तरह काम कर रहे हैं 25-30 साल से, और फौजी जो है युद्ध लगने पर घर में रह के मर गया तो शहीद नहीं कहलाएगा, उसको तो रणभूमि जाना पड़ेगा, लड़ना पड़ेगा। और हमारी रणभूमि क्या थी? शमशान घाट और एम्बुलेंस, शव वाहन। मौत तो आनी ही निश्चित थी, हमारे को मौत कभी भी आ सकती थी। और जैसे पहले वाले दौर में मेरा एक दिन बीपी जो था 35 रह गया था, ओहो। ऑक्सीजन भी 55 के 60 के करीब थी, बेटा वेंटिलेटर पे था। लेकिन लोगों की क्या बोलते हैं ब्लेसिंग्स पूरे देश से विदेशों से इतनी ज़्यादा आई कि हम बच गए। जा खुराक की साइयां मार सके ना कोई। लवली सर। एक होता है ना लाइफ का जो असली चेहरा है वो तभी पता लगता है जब शमशान में अपना कोई जल रहा होता है, जब सच्ची बॉडी बात। जल रही होती है। और मैंने भी सर अपनी ऑलमोस्ट पूरी फैमिली को खोया है और बड़ा ही मुश्किल दौर था वो कोविड का। लेकिन हर कोई इतना स्ट्रांग नहीं होता कि वो उन ट्रॉमा से निकल के नॉर्मल लाइफ में आ पाए। मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि आप खुद इतनी ट्रॉमेटाइज सिचुएशन में रह रहे हो तो आप कैसे उभर पाते हो सर? क्योंकि इतनी चीजें देखना, इतना रोना, लोगों का जाना, उसके बाद खुद को नॉर्मल करना बहुत जरूरी है। तो वो कोई अगर ये वीडियो देख रहा है, ये रील देख रहा है और वो इस टाइम अपना सब कुछ खो चुका है, तो वो शंटी जी से क्या प्रेरणा ले सकता है? कैसे हमें वापस लाइफ में आना है? तो पहली बात तो यह है कि कई लोगों के अंदर भावनाएं नहीं होती। कई लोग ऐसे होते हैं कि किसी को मरा हुआ पड़ा देख लें तो रोना आ जाता है उनको। मैं अक्सर कहता हूँ कि जब हम अपने अपने धार्मिक स्थानों पे जाते हैं तो हमारे अंदर एक प्राउड आ जाता है कि यार आज तो हम भगवान को मिल रहा है, अब कुछ नहीं बिगड़ सकता। लेकिन जब हम शमशान घाट पे जाते हैं, चाहे वो 2 मिनट के लिए, डेड बॉडी जल रही होती है तो दिमाग में आता है क्या साथ ले जाना है, सबने जाना है। सबने जाना है। वो जो 2 मिनट है ना, वो बहुत कीमती है हमारे जीवन के लिए, बहुत कीमती है। तो इसलिए सच्चाई वो है, जीवन सच नहीं है, मौत सच है, जीवन झूठ है। मैं उसी पे भरोसा करता हूँ, परमात्मा के अंदर की उन्होंने हमें इस काबिल बनाया कि हम सेवा कर पाए और डट के सेवा करिए उसमें। लवली। सर जो आजकल का जनरेशन है, जो यूथ है ना, हम लोग प्रेशर नहीं झेल पाते। घर का काम, बाहर का काम, और अगर ऑफिस में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो जाए घर पे आके लोग चीखने चिल्लाने लग जाते हैं। बैलेंस नहीं है आज की जनरेशन में। और आप अपनी फैमिली लाइफ में, क्योंकि ऐसी सिचुएशन से आना, एंड आई नो योर फैमिली, कितना सपोर्ट आपको मिलता है, प्यार मिलता है, बट एज इंडिविजुअल कैसे वो बैलेंस हम लोगों को रखना चाहिए अपनी लाइफ में, अपने काम में, कि बाहर जो हुआ हुआ घर में आके कैसे नॉर्मल होते हैं, कैसे करते हैं आप? ढल जाते हैं लोग, सच बताऊं मैं आपको। और मेरा परिवार, मेरी माँ थी पहले, उन्होंने कहा बेटा तूने अब काम शुरू किया, बंद मत करियो, कभी किसी को ना मत करियो और कभी अपने आप पे अहंकार मत करियो कि मैं कर रहा हूँ। मैंने तीनों बातें अपने दिमाग में रखी। उसके बाद मिसी ने साथ दिया, फिर बच्चों ने साथ दिया। उनको लगा कि बंदा बदलने वाला नहीं है। अब ये बंदे में बच्चे को स्कूल छोड़ने भी जाता था, एम्बुलेंस भी जाता था, लोग मजाक करते थे तो एम्बुलेंस में आया।
तो मुझे प्राउड होता है। फिर जब वो बड़ा हो गया, उसके जन्मदिन पे मैंने उसको एक एम्बुलेंस प्रेजेंट की। ओ हाँ, अच्छा, तो मैं हमारे उसी एम्बुलेंस ने आज हमें कहाँ से कहाँ पहुँचा दिया ना, हमें जीरो से सही हीरो बात, बना दिया। सही बात है। तो एक शिद्दत के साथ काम किया, ईमानदारी के साथ काम किया, कभी बेकार नहीं जाता है। और सर मैं जितना आपको समझ रही हूँ और जाना है आपको कि आपको फ़र्क नहीं पड़ता दुनिया क्या बोल रही है। एक मकसद में जो चलना है वो चलना ही है। तो इस चीज़ के लिए हैट्स ऑफ टू यू सर। सर जो हम फाउंडेशन की बात करते हैं और आप भगत सिंह जी के फ़ैन हैं, आप पगड़ी भी पीली पहनते हैं, तो हमें उसके बारे में थोड़ा और बताइए कि हमारी फाउंडेशन और क्या-क्या चीज़ों में लोगों को हेल्प कर सकती है? तो बेसिकली 30 साल से जो हम कर रहे हैं, हुँ, निःशुल्क एम्बुलेंस, निःशुल्क शववाहन, निःशुल्क दाह संस्कार सेवा, मोर्ची बॉक्स सेवा, ब्लड डोनेशन, और जो अस्थियां बच जाती हैं शमशान पर उनको विसर्जन करना, ये ऑलरेडी काम हम कर रहे हैं। हुँ, ईश्वर ने हमें इस काम में लगा रखा है। और आगे भी मैं कुछ प्रोजेक्ट लेके आ रहा हूँ। जैसे दिल्ली में मैं एक डायलिसिस ऑन व्हील लेके आ रहा हूँ। तो कई लोग पैसे वाले तो हैं, मध्यम वर्गीय भी हैं, लेकिन उनके घर से कुछ जाने को तैयार नहीं है डायलिसिस के लिए। हुँ, ऐसे समय में मैं क्या ऐसी वैन बना रहा हूँ जिसके अंदर मशीन लगी होगी, डॉक्टर होंगे, टेक्नीशियन होंगे, और वो घर पर जाके खड़ी हो जाएगी उनके। अरे वाह! हाँ, डायलिसिस ऑन व्हील। ऑन व्हील्स। हाँ, ये मेरे दिमाग का प्रोजेक्ट है। दूसरा मैं लेके आ रहा हूँ महिलाओं के लिए। मैं देखता हूँ कि बड़ी परेशानी होती है, जैसे हमारी एम्बुलेंस जाती है डिलीवरी केस में है कुछ, तो अनकंफर्टेबल महसूस करती हैं वो हुँ, जेंट्स के साथ। ओके। तो मैं एक पिंक एम्बुलेंस लेके आ रहा हूँ विद लेडी ड्राइवर। अरे वाह! वॉव! उसमें महिला चालक होगी। ये अपने आप में एक नायाब चीज़ होगी। वो लेके आ रहा हूँ। वेरी नाइस सर। तो ये जो आपके अपकमिंग प्रोजेक्ट हैं और अभी जैसे हमारी संस्था भी चल रही है, तो अगर हम किसी 2 चीज़ें हैं सर, एक तो हम अगर आपकी संस्था से कोई इंसान जुड़ना चाहता है, तो वो कैसे जुड़ सकता है? सेवा के माध्यम से। और अगर कोई जुड़ना चाहता है कि हमें हेल्प चाहिए, तो वो कैसे जुड़ेगा? दोनों चीज़ें बताइए। हमारे कंट्रोल रूम है। अगर कोई सिर्फ हेल्प लेना चाहता है तो 8750905050 ओके, 8750905050। अगर कोई यज्ञ में आहुति देना चाहता है शहीद भगत सिंह सेवा दल की, चाहे वो क्रिमेशन के लिए, चाहे शववाहन के लिए, एम्बुलेंस के लिए, ब्लड डोनेशन के लिए, तो हमारा नंबर है 9999979843 8750674433। ये नंबर तो है हमारे। ओके सर। अ, सर बैक टू कोविड टाइम कि कोविड का कोई ऐसा इंसिडेंट, ऐसा एक्सपीरियंस जो आज भी अगर आप आँख बंद करते हो तो आप एकदम झटके से उठ जाओ कि ये क्या था? सच महीने में तो रोज ही इतने इंसिडेंट देखता था, क्योंकि 150 से 200 डेड बॉडी पर डे आ रही थी। कहर था। एक एम्बुलेंस जो शव वाहन है हमारा बड़े वाला, उसमें एक डेड बॉडी आती थी, अब आ रही थी 6 से 8। तो ये वो मंजर मैं भूलता नहीं हूँ। मैं वो मंजर इसलिए नहीं भूलता कि एक एक घर से 3 3 लाशें भी आई हैं। और इसके अलावा एक बेटी ने मुझे फ़ोन किया कि मेरे पापा की डेथ हो गई अंकल, मैं कैसे लेके आऊँ। तो मैंने कहा मैं एम्बुलेंस भेजता हूँ, आप लोकेशन भेजिए। लेकिन थोड़ी देर बाद वो मेरे सामने बैठ गई आगे, पीपी किट पहनी थी, मैं पहचाना नहीं। कहने लगी मैंने ही फ़ोन किया था। तो मैंने कहा बेटा एम्बुलेंस ले जाओ। कहती नहीं, पापा की डेड बॉडी अपनी कार में ले गई, होंडा सिटी में। मैंने कहा बेटा ये क्यों? कहती मैं रात को 12 बजे पापा को लेके गई, एक सिलेंडर लगाया ऑक्सीजन का, वो 10 11 हॉस्पिटल में घूमी हूँ, किसी ने उसको दाखिल नहीं किया, और उनकी डेथ हो जाती है कार में। और फिर कार से वो 7 8 शमशान घाटों पे गई, किसी ने संस्कार के लिए हानि करी। फिर वो मेरे पास आई तो मैंने संस्कार कराया। तो मेरे को इतना अजीब लगा यार, आज ऐसे हालात बन गए कि अपने बाप की डेड बॉडी के साथ वो घूम रही है कार में, और उसको कोई शरण नहीं दे रहा। तो वो एक एक हादसा ऐसा मेरे रोंगटे खड़े कर देता है। तो और सर उस टाइम पे सुबह, शाम, रात हर टाइम संस्कार होता था शमशान हाँ, में? राउंड द क्लॉक। अच्छा, कम से कम 100 125 दिन में हो जाते थे। अच्छा। 80 90 रात को होते थे, 2 से ज्यादा। ओह! ओके। अ,
सर, और जब हम हमारे आजकल के माहौल की बात करते हैं, और बुरा तो खैर हुआ, ये कुछ अच्छा, जैसे एकदम से कहते हैं ना कि देखो आज के टाइम पे भी इतने अच्छे लोग हैं, तो ऐसा कुछ एक्सपीरियंस सर जहाँ पे आपकी किसी ने हेल्प करी, जहाँ पर आपको किसी ने आके बोला कि आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं? देखिए, मुझे वो दिन याद है, 66 डेड बॉडी पड़ी थी मेरे पास, लकड़ी खत्म हो गई, अच्छा। रात का टाइम था। तो मैंने एक वीडियो बनाई और अपलोड कर दी फेसबुक पे, हम्म। और मैंने वहीं शिव जी की मूर्ति रखी थी, वहीं खड़े होकर प्रार्थना की कि हे परमात्मा इज्जत बचाओ। और सुबह 5 बजे मुझे फ़ोन आता है कि शंटी जी आपका मैंने वो देखा था अभी मैसेज, हम 8 साढ़े 8 बजे तक हम 10 ट्रक लकड़ी भेज रहे हैं और 1000 टन लकड़ी आपके पास आ जाएगी अरे वाह। 5-6 दिन में। मैंने कहा कौन बोल रहे हैं? तो कहने लगा मैं नोएडा से वेव सिटी का मालिक राजू चड्डा बोल रहा हूँ। ओके। ऐसे लोग आए, अक्षय कुमार जी का फ़ोन आया फिल्म इंडस्ट्री से, 2 एम्बुलेंस भेज दी उन्होंने मुझे। अच्छा, वाह। हाँ, बहुत अच्छे अच्छे लोग सामने आए। हम्म। बजाज एलियंस ने एक एम्बुलेंस भेज दी, स्लीप वेल ने एक एम्बुलेंस भेज दी, महिंद्रा टेक महिंद्रा ने भेज दी। अच्छे लोग सामने आए उस समय। हम्म। और अभी तक लोग इतना याद करते हैं। अभी मैं 3 दिन पहले सोया हुआ था, सुबह 3:45 बजे फ़ोन आता है मुझे एक बहन जी का हम्म। कि मैं अपना नाम बताया, इंदिरापुरम से बोल रही हूँ, तो शंटी जी मेरे को ना सपना है कि आप ना चुनाव जीत गए हो, ऐसे बोली। अच्छा। हाँ। मैंने ओके। कहा बहन जी तो चुनाव हुए ही नहीं। हाँ। कहते नहीं, मैं 2 दिन से देख रही हूँ फेसबुक पे आपको, हम्म। और अभी सोई हुई थी तो मेरा बेटा 28 साल का था, हम्म। उसकी मिलिट्री हॉस्पिटल में डेथ हुई थी, कहीं जगह नहीं मिल रही थी, हम्म। मैं लेके आई थी। मैं खुद कोविड में थी, मेरे पति कोविड में थे, आपने खड़े होकर खुद संस्कार किया था, खुद अस्थियां उठाई थी। तो आज मैं 2 दिन से आपको फेसबुक पे देख रही हूँ, आपका एडवर्टाइजमेंट वगैरह। आज मेरा बेटा उसमें आया है सपने में, और उसने बड़ा इमोशनल होके कहा है कि मम्मी आपने वोट उनको डाली। वाह। और वो कहने लगे मुझे, कहते शंटी जी मैं तो उस समय मंजर देखा था, मुझे लगता है कि सारी आत्माएं आएंगी, सच्ची आत्माएं आएंगी, और उनके परिवार वाले भी आएंगे, और दुनिया की कोई ताकत नहीं हरा सकती। ब्यूटीफुल। सर, आप जिस भी पार्टी के साथ खड़े होंगे ना, वो तो जीतेगी ही जीतेगी, बट आपने पर्सनली, आपको क्या लगता है कि आप आपकी तरफ से क्यों प्रेजेंट कर रहे हैं, रिप्रेजेंट कर रहे हैं? और एक और चीज़ है कि जब आपके पास पावर होती है, क्योंकि पहले जैसे आपको इतनी हेल्प नहीं मिल पा रही होगी, लेकिन जब आप खुद उस सिचुएशन में, एक पावर वाली सिचुएशन में होंगे, और आपसे जो इंस्पायर्ड लोग हैं, कुछ जो सोशल वर्कर्स हैं, तो उनको क्या हेल्प मिलेगी? देखिए, जो एकदम सब कुछ हुआ है ना, सरगम चांसेस बने हैं, हम्म। ये परमात्मा ने बनाए हैं। बिल्कुल मैंने सर। पद्मश्री के बाद सोच लिया था कि मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा। हम्म। मेरा दिल कहता था मुझे नहीं लड़ना चाहिए, हम्म। लेकिन बहुत से मेरे मित्र साथी आए कि नहीं नहीं आपको लड़ना चाहिए, आप बिना पद्मश्री के, बिना किसी पोस्ट के तक काम करते हैं, तो पोस्ट आ जाएगी तो और काम होंगे। मैंने एक रैंडम सर्वे कराया 1000 लोगों का, ओके। उसमें 830 लोगों ने लिखा कि शंटी जी को चुनाव लड़ना चाहिए। तो ये तो जनता की आवाज़ हो गई। अब बात यह थी कि किस पार्टी से लड़े। हम्म। कांग्रेस तो है नहीं दिल्ली में, खत्म ही है। बीजेपी का दिल्ली के लिए कोई विजन नहीं है, कोई सोच नहीं है, उनके पास कोई चेहरे नहीं है। आज तक सीएम का चेहरा नहीं उनके पास कैंडिडेट के चेहरे नहीं थे। 17 तारीख को नॉमिनेशन लास्ट थी, 16 की रात को उन्होंने कैंडिडेट डिक्लेयर किए हैं। लेकिन केजरीवाल जो पिछले 11 साल से कर रहे हैं, लाखों घरों की रोटी चल रही है उससे, क्योंकि जो बिजली में पैसा बचता है, पानी में बचता है, मोहल्ला क्लिनिक में बचता है, बसों में बचता है, वो सारा पैसा गरीब आदमी के बच्चों के पेट में जा रहा है। पहले वही पैसा नेता खा जाते थे। अब कुछ भी कर ले हर बाकी पार्टी वाले, जिन गरीबों को मदद मिली है ना, उनकी दुआएं जिता देंगी सबको। दुआ जो है ना, दवा से ज़्यादा असर करती है। और मैं दावे से कहता हूँ कुछ भी कर लें,
जो ताकत आजमा सकते हैं आजमा लें, आएगी तो केजरीवाल की सरकार। जी सर, और जब आपके पावर पे आने के बाद कैसे बाकी सोशल वर्कर्स को आपको लगता है आप हेल्प कर पाएंगे, और क्या क्या चेंजेस होने चाहिए आपके अकॉर्डिंग? देखिए, सामाजिक व्यक्ति को पता होता है कि अब क्या करना है, जनता की डिमांड क्या है, जनता की रिक्वायरमेंट्स क्या है। लेकिन एक पॉलिटिकल बंदे को कुछ नहीं पता होता, वो तो सिर्फ जो स्क्रिप्ट लिख के देते बोल देता है ये कराऊंगा वो कराऊंगा, बाद में वो गायब हो जाता है। सामाजिक व्यक्ति को दुनिया को आंख में मिलानी है, शक्ल भी दिखानी है। इस चुनाव को मेरे लड़ते हुए पूरे देश के जितने सोशल वर्कर हैं वो फॉलो कर रहे हैं। अगर जितेंद्र सिंह शंटी जीतता है तो 1 लाख शंटी पैदा होंगे, समझ लेना बात को। उनको लगेगा कि यार सोशल सर्विस में इतना दम है, इतना दम है कि पद्मश्री भी मिल गया इस व्यक्ति को, लोगों ने इसको विधानसभा में भेज दिया। और अगर शंटी नहीं जीतता तो 10 लाख शंटी बनने से रह जाएंगे। उनका मन करेगा लेकिन बैठ जाएंगे वो, क्या जब कदर ही नहीं है तो फिर हम काम क्यों करें। अगर जिनके लिए हम काम कर रहे हैं वो एहसान ही नहीं मान रहे तो हमें भी राजनीतिक बन के रहना चाहिए। मैं नहीं कह रहा, ये लोग कहेंगे कह भी रहे हैं मुझे अभी भी। मुझे परसों एक इंदौर से फोन आया था एक बहन का, कहती अंकल मैं भी एनजीओ चलाती हूँ और हम सब प्रे कर रहे हैं यहाँ पे, वहाँ उज्जैन में मंदिर है कोई, तो कह रही मैं उज्जैन गई थी स्पेशल आपके लिए दुआ करके आई हूँ कि ये चुनाव आपको जीतना है। वो क्यों? तो वो भावनात्मक हो जाती है कि देखो अंकल, आप अगर आप नहीं जीते ना तो हमारे देश के सब सोशल वर्कर टूट जाएंगे जी। फिर मतलब वही गुंडा राज वाली बात है कि पैसे दो, इलेक्शन जीतो, गुंडागर्दी करो, पैसे जीतो, तो लोगों को सेवा करने की क्या जरूरत है। सीधी सी बात है। तो मैं तो जितने भी और बच्चे आते हैं मैं ये कहता हूँ बेटा आज तुम बार MBA पता नहीं क्या क्या कोर्स एक दो रिपीट करते रहते हैं। अरे सामाजिक काम करो, आपको नौकरी भी मिलेगी, आपको पैसा भी मिलेगा, इज्जत भी मिलेगी। तो सर एक युवा को सोशल वर्कर बनने के लिए आपके अकॉर्डिंग आप क्या गाइड करोगे, कैसे करना चाहिए स्टार्ट? देखो, अगर वो कॉलेज से ग्रेजुएशन करके उसको सोशल वर्क का कोर्स लेना चाहिए। ओके। हाँ, और उसके बाद फिर आगे जाके उसमें मास्टर करनी चाहिए। ओके। हाँ, फिर PhD भी करनी चाहिए। तो सरकार में ऐसी इतने नौकरियां पड़ी हैं जो लेने वाला कोई नहीं है। अच्छा। क्योंकि उन्होंने कोर्स ही नहीं करे हुए। डिजास्टर मैनेजमेंट का कोर्स है, ओके, आपदा प्रबंधन का पता ही नहीं है लोगों को है क्या है, क्योंकि गवर्नमेंट इसके ऊपर कोई अवेयरनेस ही नहीं करती। इसलिए मैं कह रहा हूँ PSW करें, फिर MSW करें, फिर आगे बढ़े बच्चे। मेरा खुद का बेटा लंदन से करके आया MSW डिजास्टर मैनेजमेंट में। ख्यालात ही बदल जाते हैं इंसान के जब पढ़ के निकलता है। इसलिए मुझे लगता है कि बच्चों को आगे आना चाहिए, देश का काम करना चाहिए, ब्लड डोनेशन के ऊपर काम करना चाहिए। सर आपने खुद ने 106 टाइम्स ब्लड डोनेशन किया है और आपने एक स्लोगन भी ब्लड डोनेशन, प्लीज बताइए वो। मैंने 106 बार ब्लड डोनेट किया और मैं कॉलेज वगैरह में जाके अवेयर करता हूँ बच्चों को कि कोई भी स्वस्थ व्यक्ति साल में 4 बार ब्लड डोनेट कर सकता है, बशर्ते उसका हेमोग्लोबिन 12.5 से ऊपर हो। और मैं ये भी प्रेरित करता हूँ कि खून जो है, रक्त जो है, भगवान दे सकता है या इंसान दे सकता है, बीच में कोई जरिया नहीं है। कोई पेड़, कोई जंतु, कोई ऐसा नहीं बना। उसके लिए मेरा स्लोगन है कि रक्त दाता है जीवन दाता, उससे बढ़कर सिर्फ दाता, बीच में कोई जरिया नहीं है, तो रक्तदान करना चाहिए। बिल्कुल सही बात है सर, कोई मशीन भी ऐसी नहीं है कि ऑटोमेटिकली ब्लड बन रहा है। तो ये बहुत ही अमेजिंग वर्क है जो आपने किया है और इतने सारे लोगों को आप इंस्पायर करते हैं। हमारी संस्था के लिए कुछ अभी रिसेंट स्लोगन्स और गाने जो है वो आए हैं, तो आपका उसमें से फेवरेट क्या है? मुझे तो एक बच्चा बॉम्बे से आया था, उसने गीत लिखा वतन के लिए। ओके। वो इतना हिट हो गया गाना और मेरे दिल में भी, मैं भी रात को दिन में ऐसे गुनगुनाता रहता हूँ वतन के लिए, कि वो उसके लिरिक्स इतने अच्छे हैं
और वॉइस तो अच्छी है ही है, बहुत अच्छी वॉइस है, बल्कि लोग कॉपी कर रहे हैं उसको। मैं जब कर रहा होता हूँ कंपेनिंग, लोग वो गीत गा रहे होते हैं बार बार, वतन के लिए, वतन के लिए। तो इसलिए मैं, जो उस बच्चे ने लिरिक्स रखे हैं ना संयम ने, मैं रहूं या ना रहूं, चलता रहे ये सिलसिला वतन के लिए, वाह, वो सच है। आज भगत सिंह में ही है ना, पर भगत सिंह गए भी नहीं है, हमेशा जिंदा रहेंगे, उनकी क्रांतिकारी यादें हमेशा जिंदा रहेंगी। और मैं भी यही कहूँगा कि हम तो वो वृक्ष हैं जो जमाने के काम आएंगे, सूख भी गए कभी यारो तो जलाने के काम आएंगे। क्या जय हिंद। बात है। जय हिंद सर, थैंक यू सो मच।